नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पद्मावत में प्रेम तत्व पर। जायसी की कृति पद्मावत में केंद्रीय कथ्य प्रेम तत्व है। इस प्रेम तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार सूफी दर्शन या तसव्वुफ में खोजा जा सकता है, क्योंकि सूफी संत पारंपरिक इस्लाम की तरह खुदा और बंदे में स्वामी दास का नहीं बल्कि प्रेम का संबंध स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता है कि ईश्वर की प्राप्ति नफस यानी इंद्रियों या बुद्धि यानी अक्ल से नहीं बल्कि कल्ब यानी हृदय के माध्यम से होती है और रूह में पहुंचकर समाप्त होती है। इस साधना का उद्देश्य है अन अल हक अर्थात खुदा से एकत्व की उपलब्धि। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की प्रक्रिया के दौरान चतुर्थ और अंतिम अवस्था हकीकत की उपलब्धि ही साधक का परम उद्देश्य है, जहाँ बंदा खुदा से फना होकर बका की प्राप्ति करता है। पद्मावत का प्रेम तत्व सूफी दर्शन या तसव्वुफ से प्रभावित है, किंतु इसे केवल इसी नज़रिए से देखना जायसी के व्यक्तित्व के साथ अन्याय करना होगा। जायसी 16वीं शताब्दी के कवि हैं और तत्कालीन समाज में प्रेम की आवश्यकता को अच्छी तरह समझते हैं। आचार्य शुक्ल ने जिक्र किया है कि इस समय तक हिंदू और मुसलमान लड़ते लड़ते थक चुके थे और एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोलने लगे थे। ऐसे समय में सूफी कवियों ने प्रेम की वे कहानियाँ प्रस्तुत की जो हिंदुओं के घरों की थीं। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव करने लगता है। स्पष्ट है कि जायसी का प्रेम तत्व तसव्वुफ के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं से भी पैदा हुआ है। पद्मावत के प्रेम तत्व की विशेषताओं पर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना करना आता है। पद्मावत में प्रेम एक सामाजिक मूल्य है। मध्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भक्त कवि ने सिर्फ ईश्वरीय प्रेम से संतुष्ट होने से मना कर दिया और स्थापित किया कि मानवीय प्रेम जीवन का सार तत्व और लक्ष्य है तथा प्रेम विहीन जीवन का एक मुट्ठी भर राख से ज़्यादा महत्व नहीं है। वह लिखते हैं, मानुस प्रेम भयउ बैकुंठी नाही ते काह छार एक मुट्ठी। जायसी का यह कथन अल्लाउद्दीन के प्रसंग में है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसकी व्याख्या केवल तसव्वुफ से नहीं बल्कि समाज के संदर्भ में हो सकती है। विजयदेव नारायण शाही कहते हैं, यह स्वर, यह विषाद, यह टीसती हुई तड़प एक ऐसे कवि की है जिसे मजाज और हकीकत दोनों चाहिए, जो मजाज को हकीकत के सामने पड़े हुए पर्दे की तरह नहीं देखना चाहता, जो मजाज और हकीकत को युगनद्ध देखना चाहता है, जिसे बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, जो ऐसा प्रेम चाहता है जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। दूसरी विशेषता है अर्जित प्रेम को महत्व। पद्मावत में जो प्रेम है वह अर्जित प्रेम है। प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है, उसे पार करने के लिए अनेक कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। इस मायने में जायसी का प्रेम कबीर के प्रेम की तरह है, जहाँ वे कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, या फिर राजा प्रजा जेहि रुचे शीस देही ले जाए। जायसी भी यही कहते हैं कि प्रेम का मार्ग इतना आसान नहीं है। वह लिखते हैं, प्रेम पहाड़
कठिन विधि गढ़ा, सो पै चढ़ै शीस सो चढ़ा, ध्रुव तैं ऊंच प्रेम ध्रुव उआ, सीर दे पाऊ देई सो चढ़ा। जैसी स्पष्ट करते हैं कि प्रेम की रचना के लिए अपने खून और आंसुओं की लेई बनानी पड़ती है, तभी वास्तविक प्रेम की उपलब्धि होती है। वह लिखते हैं, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना सो पीर प्रेम कर पावा, जोरी लाई रकत कैलई, गाढ़ी प्रीति नैनह जल भई। प्रेम जल की जीवन की ऊर्जा है। प्रेम को पद्मावत में जीवन की ऊर्जा के रूप में देखा गया है। प्रेम का महत्व इतना अधिक है कि मृत्यु के नज़दीक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी प्रेम की अनुभूति होते ही उमंग से भर उठता है। पद्मावत में रत्नसेन को जब सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है तो हीरामन उसे पद्मावती का संदेश देता है, मरे तो मरो जियों एक साथा। इतना सुनते ही रत्नसेन के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा वह उमंग का अनुभव करने लगता है। सुनी संदेश राजा तब हंसा, प्राण प्राण घट घट मह बसा। सच्चे प्रेम को साध्य के रूप में देखना एक स्वाभाविक विशेषता है। जैसी के पद्मावत में प्रेम में उस प्रतिबद्धता की कल्पना की गई है जहाँ प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और किसी सुख की कामना नहीं होती। पद्मावती के प्रेम में राजा रत्नसेन ने ऐसी ही निष्काम प्रेम की अनुभूति की है। भयंकर समुद्र के बीच भी उसके मन में एक ही विचार है, नाहो सरग का चाहो राजू, ना मोही नरक सेति किछु काजू, चाहो ओहिकर दर्शन पावा, जेई मोही आनी प्रेम पथ लावा। यहाँ प्रेम में, प्रेम की उपलब्धि में, दृष्टि में निर्मलता है। प्रेम की उपलब्धि व्यक्ति के मन को आनंद से परिपूर्ण तो करती ही है, उसे निर्मल भी बनाती है। एक बार मन में प्रेम का भाव पैदा हो जाए तो विश्व की प्रत्येक वस्तु में प्रेम और सौंदर्य का एहसास होने लगता है। जो बातें पहले किसी वस्तु में नज़र नहीं आती थी अब नज़र आने लगती है। यह भावनात्मक रहस्यवाद की ही एक महत्वपूर्ण अनुभूति है जिसमें जगत की प्रत्येक वस्तु में ईश्वरीय सौंदर्य महसूस होने लगता है। सहसों करा रूप मन भूला, जह जह दीठ कंवल जनु फूला, तीनी लोक 14 खंड सब परे मोही सूझी, प्रेम छाड़ी नहीं लोन किछु, जो देखा मन बूझी। प्रेम में सामान्यतः व्यक्ति केंद्र में होता है, न कि उसका स्वभाव या कर्म। प्रेम की स्थिति में प्रेमी से संबंधित सभी वस्तुएं प्रिय लगने लगती हैं। नागमती को प्रिय की ओर जाने वाला मार्ग इतना प्रिय है कि वह उसे अपनी पलकों से बुहारना चाहती है। वह पथ पलकह जाई बहारो, शीस चरण कै चलो सिधारो। प्रेम की एक स्वाभाविक और अनिवार्य विशेषता है बलिदान की भावना। प्रेम जितना गाढ़ा होगा उसमें वैयक्तिक इच्छाओं के लिए स्थान उतना ही कम होगा। पद्मावत में प्रेम के लिए मर मिटने की भावना को गौरव की भावना के रूप में देखा गया है। यह तन जारो छार कै कहों की पवन उड़ाओ, मकू ते ही मारग उड़ी परै कंत धरै जह पाओ। पद्मावत में प्रेम को निरपेक्ष स्तर पर देखा गया है, न कि सापेक्ष स्तर पर। प्रेम के एकांतिक मार्ग से अभिप्राय है वह स्थिति जहाँ प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे लोक निरपेक्ष, लोकबाह्य या आइडेंटिटिक प्रेम कहा है। प्रीति बेली जिन अरुझे कोई,
अरुझे मुए न छूटे सोई, प्रीति अकेली बेली चढ़ छावा, दूसर बेल न संचरे पावा। स्पष्ट है कि जायसी का पद्मावत अपने मूल उद्देश्य में प्रेम तत्व की स्थापना करने वाला काव्य है। यह प्रेम तत्व अपनी लोक निरपेक्षता और एकांतिकता के कारण कुछ आलोचकों की निगाह में खटकता रहा है, परंतु ध्यान रखना होगा कि जायसी का प्रेम तत्व सूफियों का सामान्य प्रेम तत्व नहीं है। यदि रत्नसेन और पद्मावती के संदर्भ में एकांतिक और लोक निरपेक्ष प्रेम दिखाई पड़ता है, तो जायसी ने नागमती के विरह के माध्यम से लोकनिष्ठ, मर्यादापूर्ण और सात्विक प्रेम का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। पद्मावत का प्रेम तत्व दार्शनिक और सामाजिक दोनों संदर्भों की क्रिया प्रतिक्रिया से निर्मित हुआ है। हिंदी समीक्षा में इस प्रश्न पर विवाद रहा है कि पद्मावत की प्रेम पद्धति भारतीय है या फारसी। यह प्रश्न मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उठाया है। उनका दावा है कि दोनों प्रेम प्रणालियों में कई अंतर दिखाई देते हैं। जैसे पहला, भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम का लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप दिखाया जाता है, जबकि फारसी प्रेम पद्धति में प्रेम का एकांतिक, लोकबाह्य तथा निरपेक्ष रूप सामने आता है। दूसरा, भारतीय प्रेम पद्धति में विरह की वेदना नारियों में अधिक दिखाए जाने की परंपरा है, जबकि फारसी पद्धति में विरह वेदना पुरुषों में अधिक दिखाई देती है। तीसरा, भारतीय पद्धति में नायक नायिका के मध्य परिहासात्मक संबंधों की उपस्थिति पाई जाती है, जबकि फारसी प्रेम में परिहास नहीं पाया जाता। भारतीय प्रेम पद्धति में प्रायः अत्यधिक भावुकता में भी व्यवहारिकता बनी रहती है, जबकि फारसी प्रेम पद्धति के प्रेमियों में अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता तथा काल्पनिकता दिखाई देती है। पांचवा, भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम का आरंभ परिचय से होता है, जबकि फारसी पद्धति में प्रेम प्रायः गुण, श्रवण या स्वप्न दर्शन से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम पद्धतियों के इन अंतरों के आधार पर जायसी की प्रेम पद्धति का विवेचन निम्न आधारों पर किया है। शुक्ल जी के अनुसार जायसी के यहाँ प्रेम का स्वरूप आमतौर पर एकांतिक होते हुए भी कहीं कहीं लोक व्यवहार से संलग्न है। वे लिखते हैं, फारसी की मसनवियों का प्रेम एकांतिक, लोकबाह्य तथा आदर्शात्मक होता है। यह संसार की वास्तविक परिस्थितियों के बीच नहीं दिखाया जाता। भारतीय प्रेम पद्धति आदि में तो लोक संबद्ध और व्यवहार बुद्धि रहती है, पीछे भी अधिकतर वैसा ही रहा। जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तान लिखने वाले मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को अपनाया, पर बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल किया है। इश्क की मसनवियों के समान पद्मावत का लोक पक्ष शून्य नहीं है। पद्मावत में लोक पक्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं, जैसे राजा जब जोगी होकर निकलता है तो उसकी माता एवं रानी रोकर उसे रोकती हैं। राजा जब सिंघल द्वीप से वापस आता है तो वहाँ के लोग रोते हैं। आगे चलकर पद्मावती और नागमती दोनों में आपसी झगड़ा होता है। इसके अतिरिक्त पद्मावती द्वारा राघव चेतन को दान देकर संतुष्ट करने का प्रयास भी लोक पक्ष को दिखलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच में जीवन के और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं, जिससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। उसमें भावात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है, पर है यह प्रेम गाथा। यह पूर्ण रूप में जीवन गाथा नहीं है। पद्मावत में विरह की वेदना 3 व्यक्तियों में दिखाई गई है। रत्नसेन में
पद्मावती में और नागमती में। हम देखते हैं कि मसनवियों के अनुरूप रत्नसेन को अत्यधिक विरह में दिखाया जाना चाहिए था, जबकि नारियों में यह विरह नहीं होना चाहिए था। रत्नसेन का विरह निश्चित रूप से रचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण मार्मिक और प्रासंगिक विरह नागमती का है। स्पष्ट है कि जायसी ने इस बिंदु पर भी दोनों पद्धतियों का मिश्रण किया है। फारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक तीव्र दिखाई देता है और भारत के प्रेम में नायिका के प्रेम का। जायसी ने नायक और नायिका दोनों के प्रेम की तीव्रता समान करके दोनों आदर्शों का एक में मेल कर दिया है। नायक नायिका के बीच कुछ वाक्चातुर्य और परिहास भी भारतीय प्रेम पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जिसमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के निकट आते हैं। यहाँ आश्चर्य का विषय है कि फारसी तथा अंग्रेजी दोनों परंपराओं में यह प्रवृत्ति प्रायः उपलब्ध नहीं होती। नए नए प्रेम की पुलक में इस हास परिहास को दिखाकर जायसी ने भारतीय प्रेम पद्धति के एक मनोहर तत्व का समावेश अपनी प्रेम पद्धति में किया है। पद्मावती रत्नसेन की सारी कहानी सुनकर उसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, हाँ रानी तुम जोगी भिखारी, जोगी ही भोगी ही कौन चिन्हारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फारसी मसनवियों में नायक का आदर्श एक ऐसे व्यक्ति का होता है जो प्रेम की उपलब्धि के लिए दुनिया के बड़े से बड़े कष्टों को भी झेलने के लिए तैयार होता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी यह कोरा आदर्शवाद लगने लगता है। भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम का संबंध लोक व्यवहार से होने के कारण स्वाभाविकता का समावेश बना रहता है। पद्मावत में देखा जाए तो नायक का आदर्श प्रायः फारसी मसनवियों के समान है, जहाँ प्रेमी हर व्यवहारिकता और समस्या को नज़रअंदाज करके चलता है। यही कारण है कि बार बार हीरामन, शिव, हनुमान तथा समुद्र आदि को कथा में हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि रत्नसेन की प्रेम यात्रा पूरी हो सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, नायक का यह आदर्श लैला मजनू, श्री फरहाद आदि उन अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता जुलता है जिनमें हड्डी की ठठरी भर लिए हुए टाँकियों से पहाड़ खोद डालने वाले आशिक पाए जाते हैं। पद्मावत में रत्नसेन को पद्मावती से प्रेम हुआ है। उसकी शुरुआत गुण श्रवण से हुई है, ना कि परिचय से। इस दृष्टि से भी यह प्रेम फारसी पर आधारित जान पड़ता है। इन सभी बातों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निष्कर्ष दिया है कि पद्मावत की प्रेम पद्धति मूलतः अभारतीय है, हालांकि उसमें भारतीय तत्वों का भी कुछ समावेश कर दिया गया है। वर्तमान समय में शुक्ल जी का यह मत बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसका कारण है कि भारतीय तथा फारसी प्रेम पद्धति का जो निरूपण किया गया है उसके खंडन के बाद के विद्वानों ने उनका कुछ इस तरह तर्क दिया है। भारत में भी पुरुषों के विरह में जलने की परंपरा विद्यमान रही है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का पुरुरवा और मेघदूत का यक्ष विरह विदग्ध पुरुषों के उदाहरण हैं। लोक निरपेक्ष प्रेम में भारतीय परंपरा रही है, जैसे महाभारत में नल दमयंती प्रसंग, भीम हिडिंबा प्रसंग तथा पुराणों में उषा और अनिरुद्ध का प्रसंग। फारसी के प्रेमाख्यानों में चाहे वह लैला मजनू की कथा हो या चाहे श्री फरहाद का, प्रेम का आरंभ परिचय से हुआ है, न कि स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन से। इस तरह हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि सूफी काव्यों में वर्णित प्रेम की जो अभारतीय परंपरा कही जाती रही है वह उचित नहीं है। इसमें दिखने वाली सभी विशेषताएं भारतीय परंपरा के भीतर भी दिखाई देती हैं। विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि प्रेम पद्धति के भारतीय या फारसी होने का विवाद बिल्कुल बेकार है। धन्यवाद।